नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दुनिया भर में आप देख रहे होंगे लगातार कई देशों में तख्ता पलट हो रहे हैं। भारत का जो चारों तरफ अगर नजर घुमाएंगे, श्रीलंका ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, या फिर आप बांग्लादेश ले लीजिए, जितने भी देशों पर नजर दौड़ाएंगे वहां तख्ता पलट चल रहा है, रिजीम चेंज चल रहा है। और अब जब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप को शपथ लेनी है, उससे लगभग 22 दिन पहले दुनिया में एक तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर है विक्टोरिया न्यूलैंड की। इन्हें रिजीम चेंज मिनिस्टर बनाया गया है बाइडेन की सरकार में। फिलहाल तो इन 20 दिनों में क्या कुछ दुनिया में बदलाव आने वाला है, बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इस नाम की इतनी चर्चा क्यों? इस नाम की चर्चा इसलिए कि 23 दिन बचे हैं बाइडेन को सत्ता छोड़ने में और डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में आने में। लेकिन बड़े तरीके से इस लेडी को NED, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इस संस्था में प्लांट कर दिया गया है डीप स्टेट के द्वारा। अब समझ में नहीं आएगा ऐसे बोलूंगा तो, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी क्या है। आसान भाषा में यह है कि 1983 में इस संस्था की स्थापना की गई। कहने को यह NGO है, लेकिन अमेरिका की एक पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ व्हाइट ग्लव्स। मतलब ऊपर ऊपर ये बोलेंगे कि हम लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं, और उस लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो NGO काम करता है उसका नाम है NED, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब पिछले कुछ सालों में इस संस्था ने क्या काम किया है वो अब समझिए। ये CIA जो है अमेरिका, उसकी एक विंग है। अब क्या काम किया है मैं उसका उदाहरण बताता हूं। सितंबर 2022 ईरान में हिजाब आंदोलन चला। हिजाब आंदोलन चला और वहां जितने कट्टरपंथी थे उनके खिलाफ महिलाओं ने हिजाब उतारा और प्रदर्शन किया। दुनिया के लोगों को क्या लगा कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, बहुत अच्छा मूवमेंट है जी। यही है पॉलिसी ऑफ व्हाइट ग्लव्स। सफेद ग्लव्स दिखाता है लेकिन अंदर हाथ काले होते हैं। अब पता है उसके पीछे ही कहानी क्या थी जी? एक सबसे पहले इस आंदोलन को शुरू किया था मसीह एलिनेजाद ने, महिला का नाम है वो, ईरानियन। और वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट बताती है कि इस काम को करने के लिए 2015 से 2022 के बीच मसीह एलिनेजाद को $6,28,000 अमेरिकी डॉलर मिले। ये रिपोर्ट कोई ईरान की एजेंसी की नहीं है, ये वॉइस ऑफ अमेरिका पर्शियन सर्विस की रिपोर्ट है। ये नहीं समझे? उसके बाद इस रिपोर्ट को ईरान डेली वगैरह ने छापा है। अब आगे बढ़िए। अरब देशों में स्प्रिंग रिवॉल्यूशन हुआ था, और स्प्रिंग रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि मिस्र के तहरीर स्क्वायर पे बहुत सारे लोग लोकतंत्र की मांग को लेकर, बहुत सारे NGO वगैरह जमा हुए थे वहां पे। और उसमें लोकल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, द सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, इस तरह के लोग जमा हुए थे। पता है उसके बाद क्या हुआ? वहां हुस्ने मुबारक का तख्ता पलट हुआ, अमेरिकी समर्थक सरकार बनी, और उसमें जो NED, जो अमेरिकी US डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है कि NED के माध्यम से, NED NGO है, NGO तो दूसरे NGO को पैसे देती है, NGO के माध्यम से $7,38,000 अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए थे। और ये किसे दिए गए थे? फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, अपने तरह का नैरेटिव पेश करने के लिए। वहां के लोगों को उकसाओ सोशल मीडिया से, ताकि वो तहरीर स्क्वायर पे जमा हो, और फिर बाद में बहुत सारे अरब देशों में हो। तीसरा, यूक्रेन के कलर रिवॉल्यूशन का नाम सुना है आप लोगों ने क्या? 2007 से 2015 तक हुआ, और इसके लिए यूक्रेन के अलग अलग NGO को, और जो लोग सिविल पार्टिसिपेशन कर रहे थे उन लोगों को $30 मिलियन दिए गए। पहला किस्त NED ने जो दिया था वो 65 मिलियन टू यूक्रेनियन अपोजिशन पार्टी को दिया गया। और अपोजिशन पार्टी में कौन था पता है? ये जेलेंस्की।
एनईडी से 65 मिलियन यूएस डॉलर इन्हें मिला, और बाकी के 30 मिलियन यूएस डॉलर जैसे यूक्रेन के एनजीओ को, सिविल सोसाइटी को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, फेसबुक को, उस वक्त ट्विटर था, अभी जो एक्स है उसको, इंस्टाग्राम को, टू स्प्रेड डिस इंफॉर्मेशन, लोकतंत्र की स्थापना के लिए ऐसे काम करती है। अच्छा, डीपीआर के गवर्नमेंट को 2002 में ओवरथ्रो किया गया था। उस वक्त प्रेसिडेंट है एनईडी के कार्ल ग्रिसमैन। उन्होंने 2021 में दिए अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि हमने तो वहां के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को पैसे दिए थे एनईडी के द्वारा। कितना बढ़िया काम करती है। यही है कि बोलेंगे कि अमेरिका की व्हाइट ग्लव्स पॉलिसी यही है, बोलेंगे कि हम दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं जी, लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं जो वहां के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हो, और बना रखा है एनईडी जिसे फंड करता है यूएसए डिपार्टमेंट। और बकायदा मैंने जो जो उदाहरण दिए हैं, कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो किसी मीडिया के दिमाग की उपज हो। ये सब अमेरिका के ही अलग अलग, कभी मीडिया चैनल्स ने, कभी उसी के एक्स प्रेसिडेंट ने, इन सब ने स्वीकार किया है। और मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं, फेसबुक के मालिक कौन है? मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग ने पिछले साल एक इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज को। उन्होंने कहा कि हां, फेसबुक यानी जो अब वो मेटा कंपनी है, वो अमेरिकी डीप स्टेट के लिए काम करती थी। हमें बोला जाता था कि फलाने देश में इस तरह के पोस्ट को ज्यादा फैलाना है, हम फैलाते थे, और जो उस देश के अकॉर्डिंग पोस्ट होता था उसकी रीच कम करते थे। ये बकायदा इंटरव्यू में कहा है मार्क जकरबर्ग ने। उस इंटरव्यू को देखिए आप, फॉक्स न्यूज के। अब बताइए कि इस एनईडी में ये विक्टोरिया लूलैंड रेजिम चेंज मिनिस्टर को प्लांट करने का मकसद क्या हो सकता है? एक ही मकसद हो सकता है कि डीप स्टेट इज गोइंग मोर डीपर। वो और अंदर जाके काम करने वाली सरकार नहीं रहेगी, लेकिन ये एनजीओ तो काम करेगी। और इस एनजीओ को फंड करने वाले कौन से लोग हैं? अमेरिकी यूएस डिपार्टमेंट, जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, लोकतंत्र की बहाली के लिए काम करने वालों को, और अलग अलग देशों में गरीब दुखियों की मदद करने वालों को पैसे देती है। और कैसे पैसे देती है? एनईडी के द्वारा। अच्छा, इसका भारत के पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है भारत पर? बहुत बढ़िया सवाल है। अभी देखिए, मणिपुर में जो कत्लेआम हुआ है, वहां मणिपुर के विद्रोहियों को हथियार, अमेरिकी बुलेट प्रूफ जैकेट, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा था? म्यांमार के रास्ते आ रही थी? नहीं, अमेरिका के एक एनजीओ में काम करने वाले, नाम है उनका, मैं भूल गया, अभी मैं तुरंत बताता हूं उनका नाम। वो पहले नेपाल में रहते थे भाई साहब, फिर नेपाल से चले और वो जंगलों के रास्ते झारखंड है, झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से बंगाल, और बंगाल के रास्ते वो नॉर्थ ईस्ट पहुंचे। अभी उनका वीडियो जारी हुआ था। और वो कुकी विद्रोहियों को अमेरिकी बुलेट प्रूफ जैकेट दे रहे हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मणिपुर में जो कत्ले गारत मचाई गई, वो इसी एनईडी के द्वारा मचाई गई है। अब भारत से समझ में आया? मतलब डीप स्टेट जो है वो एक मोहरा है एनईडी का बस? नहीं, डीप स्टेट, देखिए डीप स्टेट होता क्या? डीप स्टेट वैसे लोगों का समूह है जो कि पैसे प्रोवाइड करते हैं। पैसे प्रोवाइड करके वो पैसा उन्हें कमाना है, उसके लिए जो सरकार गिरानी हो, सरकार बनानी हो, कुछ भी करने के लिए वो तैयार हैं। हाँ, नहीं, लोकतंत्र की स्थापना करते हैं ना ये। जैसे देखिए, भारत में भी लोकतंत्र खतरे में है। मोदी सरकार जो है, जो चुनाव है वो फेयर नहीं करा पा रही है, ईवीएम में बहुत सारी खराबियां हैं, किसानों पे अत्याचार कर रही है, नौजवानों पे अत्याचार कर रही है ना, यही सब नैरेटिव फैलाया जा रहा है ना। लेकिन इस चीज से मुक्ति कौन दिलाएगा? मुक्ति वो संस्था दिलाएगी जो दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना के लिए लड़ रही है। और वो संस्था कौन है? एनईडी, नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। और उसकी हेड कौन है? यही महिला। अब बताइए, अब यही मैं कह रहा हूं कि अब बताइए कि ये किस तरह से काम कर रही है। और विक्टोरिया लूलैंड के बारे में जाके गूगल में सर्च कर ले, जितने भी हमारे जो सुधी दर्शक हैं,
मैं विक्टोरिया आपको ये लुलेंट समझना की चाहता हूं कि हिस्ट्री, ये डीप कौन स्टेट है? और एनईडी दोनों समतल हैं या कौन किसके अंडर काम करता नहीं। है? देखिए, एनईडी एक एनजीओ है जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसे पैसे मिलते हैं यूएस एड डिपार्टमेंट के द्वारा। यह बाकायदा सरकारी है। यह अलग बात है कि डीप स्टेट के जो बड़े प्लेयर हैं, एनईडी या इसके द्वारा जो अलग अलग एनजीओ की मदद करी है, वहां पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जो सोरोस है ना, वो एनईडी में काम नहीं करता, या उसकी जो संस्था है ना, वो एनईडी में काम कर नहीं करती। लेकिन अगर एनईडी मणिपुर में लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम करेगी तो सोरोस की संस्था के द्वारा इसे पैसे मिल सकते हैं, या वो यूएसए डिपार्टमेंट को पैसे देगा और यूएसए डिपार्टमेंट इनको पैसे दे देगा। मतलब वो वैध है, डीप स्टेट का तो कोई वजूद वैसे तो नहीं है, नहीं कागजी तौर पर। हाँ, लेकिन इसका एनईडी का कागजी तौर पर वजूद है। अच्छा, भारत में आपने मणिपुर की बात की, तो इन 23 दिनों में कुछ घट सकता है भारत में? अभी अभी तो इनको बैठाया गया वहां पे, विक्टोरिया लुलैंड को। सबसे पहला प्रोजेक्ट मैं बताता हूं आपको। इनका पहला प्रोजेक्ट है म्यांमार। म्यांमार में मिलिट्री शासन को हटा के ऑंग सान सू की को बैठाना। दूसरा इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो चल रहा है ईरान। मतलब कि वहां खामनेई की सत्ता को हटाना है और अपने फेवरेबल गवर्नमेंट को बिठाना है। और इनका तीसरा प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन्होंने डेडलाइन तय की है 2047, वो है भारत। और तब तक के लिए जमीन तैयार करेंगे। एक मणिपुर या एक किसान आंदोलन, खालिस्तान आंदोलन, या एक इस तरह का सीए एनआरसी का विरोध नहीं होगा। एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट शुरू होंगे और फिर सब जो विद्रोही हैं अलग अलग प्रोटेस्ट के, वो एक साथ आएंगे और तब वो भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन, बड़ा आंदोलन शुरू होगा। ये लंबा प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। ये हमेशा चलते हैं। बांग्लादेश में अगर तख्ता पलट करना था तो 2007 से शुरू किया था इन्होंने। वहां 2007 में इन्होंने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को फंड करना शुरू किया। ये 2007 में इन्होंने ये मोहम्मद यूनुस को फिर नोबेल पीस प्राइज बाद में जाके दिया। इसे पाला पोसा। फिर वहां जो कट्टरपंथी संगठन है उसको पैसे दिए। फिर धीरे धीरे माहौल तैयार किया, नैरेटिव सेट किया कि भाई बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हुए हैं वो फेयर नहीं है, बहुत धांधली हुई है। फिर सड़कों पे एक तात्कालिक कारण हमेशा ढूंढा जाता है। तात्कालिक कारण का मतलब समझिए कि जैसे इराक में हमला करना हो तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहां है। आज तक नहीं मिला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बांग्लादेश में अगर इस तरह तख्ता पलट करवाना हो तो वहां यह कहा गया कि अल्पसंख्यकों को या जो वहां जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलता था, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स उतरे थे। भारत में भी कोई ना कोई तात्कालिक कारण ढूंढा जाएगा, लेकिन उससे पहले जमीन तैयार की जाएगी। ठीक है। और जब राहुल गांधी ने कहा ना कि केरोसिन छिड़का जा चुका है, सिर्फ माचिस मारने की देर है, तो बाकी चीजें समझ लेनी चाहिए। सब कुछ बताने वाली नहीं होती। ठीक, बहुत सारी ऐसी चीजें जो खुद ही समझना होता है। और विक्टोरिया लुलैंड के बारे में पढ़ें, भारत के जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, एक बार पढ़ें। और एनईडी के बारे में पढ़ें, एनईडी और सीआईए के रिश्ते के बारे में पढ़ें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी की कहानी आपको पढ़नी है और पता करना है। समुद्र की गहराई में जाना बाकी है। बिल्कुल। तो जो बाइडेन जाने वाले हैं 20 जनवरी को, लेकिन जाने से पहले वो आने वाले वक्त का आधार तैयार करने में लगे हैं। अगर आने वाले वक्त में उनकी पार्टी की फिर से सरकार बनती है तब वो जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चलती रहे। डीप स्टेट के खिलाफ तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन ये एनईडी जो है ये एक एनजीओ है अमेरिका में, इसका शायद डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भारत को लेकर भी लंबी प्लानिंग लगातार जारी है और रिजीम चेंजेस होते हुए दुनिया में आप देख ही रहे हैं। जी, एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जी। एक यहाँ पत्रकार है, नाम है जावेद नकवी, और वो पाकिस्तान के अखबार द डॉन में लिखते हैं, रेगुलर कॉलम लिखते हैं। उनकी बेटी का नाम है सबा नकवी, जो कि यहाँ मोदी सरकार के खिलाफ बहुत सारी चीजें लिखती हैं। और सबा नकवी की एक बहन है फराह नकवी, वो जॉर्ज सोरोस की संस्था में सीधे काम करती। लिंक तो सोनिया गांधी के भी जो है बताए गए थे, आरोप लगे थे उन पर भी, बीजेपी के द्वारा आरोप लगाए गए थे। और एक चीज ये जो फराह नकवी है, सोनिया गांधी का जो एनएससी बनाया था ना, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, उसकी भी मेंबर थी। उसकी भी मेंबर थी। मतलब खेल बहुत लंबे वक्त से खेला जा रहा है और लंबे वक्त के लिए खेला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।